हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी में पहला कदम उठा चुके हैं। आप कहोगे मैम वो कैसे? आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी वाला ऑलरेडी 3 बैचेस जिसका नाम है टाइटन, संकल्प और प्रहार अपने बच्चों के लिए लॉन्च कर चुका है, इंट्रोड्यूस कर चुका है, जहां पे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंटेग्रल और महत्वपूर्ण पार्ट होता है यूपीएससी जर्नी का। भले ही वो प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो या इंटरव्यू की बात हो, करंट अफेयर्स बिकम्स द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। आप चाहे भागें, आप चाहे खुश होके पढ़ें या डर के पढ़ें, आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये जो YouTube सीरीज मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, इसके थ्रू मेरी कोशिश है जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, करंट हैपनिंग्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसको जितना सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा सकूं, मेरी ये कोशिश रहेगी जितना तोड़ मरोड़ के समझा सकूं, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये न्यूज़ समझने के बाद, बेसिक्स समझने के बाद, जब आप न्यूज़पेपर कल को पढ़ेंगे तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना एक प्रॉब्लमैटिक एरिया नहीं रह जाएगा। आप इजीली हेडलाइंस या न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, या न्यूज़पेपर को समझना भी तो ज़रूरी है, वो भी कर पाएंगे। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप डिफेंस की एक सीट के लिए फाइट कर रहे हो, या एसएससी की, या बैंकिंग की, एंड या फिर हमारे किंग ऑफ ऑल एग्जाम्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और वो टॉपिक है अबाउट दी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच इज ई रूपी, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी न्यूज़ की, क्योंकि मुझे पता है आप लोग न्यूज़ से बहुत भागते हो। तो आज मैं आपको पकड़ के पहले तो 20 या अगले 25 सेकंड के लिए न्यूज़ दिखाने वाली हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज के वीडियो में हम किन किन पहलुओं को टच अपॉन करने वाले हैं। सो आपके लिए सबसे पहले तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना। We launched the trial of our CBDC project. It was indeed a landmark moment in the history of money, in the history of currency in our country. Going forward, it will be a landmark moment. It will be a landmark achievement so far as the functioning of the entire economy is concerned. So in that sense also, it's going to be a major transformation of the way business is done, the way transactions are conducted. स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जो प्रेजेंट करंटली सर्विंग गवर्नर है, और अगर आपने एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा तो इन्होंने बोला था कि ये जो इवेंट है जहां सेंट्रल बैंक ने जो डिजिटल करेंसी उसको लॉन्च किया, वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है। जिस तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जाता था, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन आज तक कंडक्ट किए, काफ़ी हद तक उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ई रूपी। तो चलिए एक बार फटाफट से नजर घुमा लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर टच अपॉन करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक्स। बेसिक्स क्यों? क्योंकि मेरा थ्रू आउट, जब आप मुझसे फाउंडेशन में इकोनॉमी पढ़ेंगे या रोज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहला मेरा फोकस होगा बेसिक्स को क्लियर करना, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तब तक आप कोई सा भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ तो लेंगे लेकिन उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज? व्हाट इज ई रूपी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई जो ई रूपी है, आज तक हम यूपीआई, जो ये पेटीएम, फोन पे, भीम और जीपे यूज कर रहे थे, वो क्या है, किस तरीके से वो हमारा जो ई रूपी है उससे डिफरेंट। ई रूपी जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, आप में से काफी स्टूडेंट्स उसमें दिलचस्पी रखते होंगे अगर ट्रेड नहीं करते होंगे, है ना। तो किस तरीके से वो क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है।
और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज, जो हमारे गवर्नर ने भी बोला था कि ये बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देगा हमारी इंडियन इकोनॉमी, जिस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे उसको, तो किस तरीके से सीबीडीसी उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला है, या किस तरीके से सीबीडीसी जो है एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है। उसके बाद थिंग्स जिन पे अभी भी हमको क्लैरिटी की ज़रूरत है, अभी क्लैरिटी आई नहीं है, या इन पे थोड़ा सा अभी भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। उसके बाद रोल क्या रहेगा आरबीआई का, या रोल क्या है आरबीआई का, एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे नुआंसेस, कुछ ऐसे पहलू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन है ना जो वहीं से घूम के आता है, तो भाई एंड में वो तो देखेंगे ही ना, वरना हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। भाई अवेयर हो गए हैं हम इवेंट से कि भाई क्या हुआ है, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए कि कहाँ पे यूपीएससी हमसे घुमा के पटक के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो हम देख चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बैक टू बेसिक्स पे चलेंगे कि व्हाट इज ई रूपी। तो ई रूपी की बात करें, सो ई रूपी इज व्हाट, इट इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक जो हमारा है आरबीआई, ठीक है ना, उसके द्वारा इशू करी गई डिजिटल करेंसी है। तो अभी तक जो करेंसी इशू होती थी वो कौन सी करेंसी थी भाई, वो फिजिकल करेंसी थी। जो अभी आपके जेब में पैसे पड़े हुए हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, वो क्या है, फिजिकल करेंसी है, सेंट्रल बैंक द्वारा ही इशू करी गई। फिजिकल करेंसी कैसे, उसको आप टच कर सकते हो, उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने, अब जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करी है। मतलब आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो तो डिजिटल फॉर्मेट में है, ठीक है। इट इज अ डिजिटल फॉर्मेट ऑफ द करेंसी इशूड बाय द आरबीआई, जैसे कि हमने देखा, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में फटाफट से ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका होगा, और बहुत सारों के आ भी रहा होगा कि मैम ये जो आज तक फिर हम फोन पे या पेटीएम यूज करते थे ट्रांजेक्शन, जब हम मोमो खाने जाते हैं शाम को या चाय पीने जाते हैं, तो वो जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो क्या चीज़ है, वो भी तो डिजिटल तरीके से तो हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा डिफरेंस। आप जब यूपीआई यूज करते हैं, जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, वहां पे आप फिजिकल कैश का डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो। कैसे, मान लीजिए मेरे खाते में, मेरा खाता खुला हुआ है किसी बैंक के साथ, वहां पे पड़े हैं 5000 रुपए, ठीक है ना। अब मैं वो पैसे अपनी मदर को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, ठीक है ना। एक तरीका है कि मैं बैंक जाऊं और वहां से फॉर्म भरूं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, और अपने मदर के अकाउंट में 5000 रुपए ट्रांसफर कर दूं। एक दूसरा तरीका होता है विच इज यूपीआई। एक एप्लीकेशन में डाउनलोड करूंगी अपने फ़ोन में, उसमें इंफॉर्मेशन फीड करूंगी, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल्स चाहिए होती है, फिर एक ओटीपी जनरेट होगा, एक पासवर्ड चाहिए होगा, राइट, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड्स चाहिए होते हैं, और मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी यूपीआई को यूज़ करते हुए वो जो फिजिकल कैश पड़ा है मेरे खाते में अपनी मदर के अकाउंट में। तो ई रूपी क्या हुआ, ई रूपी में भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, लेकिन आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे डिजिटल करेंसी का, ऐसी करेंसी का जो कभी फिजिकल फॉर्मेट में थी ही नहीं। फिर से दोहरा देती हूं, यूपीआई में क्या कर रहे थे आप, फिजिकल करेंसी का, फिजिकल करेंसी जो आपके अकाउंट में पड़ी है, सेविंग अकाउंट में पड़ी है, करंट अकाउंट में पड़ी है, उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन डिजिटली ट्रांसफॉर्म करा देते थे, डिजिटली बैलेंस अपडेट करा देते थे। लेकिन अंडर ई रूपी आप क्या करने वाले हो, डिजिटल करेंसी को डिजिटली ट्रांसफर करने वाले हो, ऐसी करेंसी जो कभी फिजिकल फॉर्मेट, मतलब नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इसको आरबीआई कैसे इशू करने वाला है, डिजिटल फॉर्मेट में। आई कुछ क्लैरिटी, आया ये डिफरेंस समझ, ठीक है ना। डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल करेंसी, तो ये तो डिफरेंस हो गया यूपीआई में और ई रूपी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल एक ये क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रही है, और आजकल के स्पेशली बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग्स द यूथ। आप जैसे मेरी तो उम्र निकल गई है, ठीक है, मैं ये सब नहीं करती, मैं तो अगर पैसे डिपॉजिट कराती हूँ तो एफडी में। लेकिन आजकल का जो यूथ है काफ़ी अग्रेसिव है, बहुत जल्दी वो रिटर्न्स चाहता है, तो वो क्या कहता है, भैया
FD की बात मत करो पापा, हम तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये रातों रात हमारा जो मनी है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर देगा। तो क्या ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो ई-रुपी है, क्या ये सेम है क्रिप्टो करेंसी के, मतलब क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल बैंक करेंसी है, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक जो CBDC है, जो CBDC है, इसके नाम में ही क्या है? सेंट्रल बैंक। मतलब इसको कौन इशू कर रहा है, इसको कौन जारी कर रहा है? इसको किसी भी देश का सेंट्रल बैंक या उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी इशू कर रही है। वेराज क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है किसने इंट्रोड्यूस करी, कौन से देश में इंट्रोड्यूस करी, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करी। वेराज ई-रुपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के केस में क्या है, हमें पता है कि जो देश की कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, यूजुअली जो सेंट्रल बैंक है वो ही इशू करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो CBDC है वो क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है। ठीक है। आजकल की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं जो FD में, फिक्स डिपॉजिट में जो है वो विश्वास बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि आज की जनता है, स्पेशली जो युवा वर्ग है, काफ़ी अग्रेसिव है। वो चाहते हैं कि हमें जो गेन्स हैं वो ओवरनाइट होने चाहिए, हमारा जो मनी है 2x होना चाहिए, 3x होना चाहिए। तो आप लोग तो बल्कि ज़्यादा जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होगी कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से डिफरेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से। सो अगर आप नाम पे देख रहे होगे, नाम में ही CBDC, तो CBDC में CB स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक, विच मीन्स कि ये जो करेंसी है जो डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश हो रही है, ठीक है ना, इसके पीछे पब्लिशिंग अथॉरिटी या इशूइंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बैंक। वेयर एज क्रिप्टो के केस में तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन इसका मालिक है, किसने इशू करी है, कौन से कंट्री में इशू करी है, राइट? ये दोनों चीजें, चाहे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि ये टेक्नोलॉजी तो सेम यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोनों के दोनों एक ही प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अलग चीज है, टेक्नोलॉजी एक यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी अलग चीज है, और जो CBDC है वो अलग चीज है। क्योंकि CBDC के केस में हमें पता होता है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन है, यूजुअली वो केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होता है, या कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री होता है। वेयरएज क्रिप्टो के केस में तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इशूइंग अथॉरिटी की। उसके बाद हम चलते हैं कि इनका प्राइस किस तरीके से पता चलता है। ठीक है ना, द सप्लाई, अच्छा पहले तो सप्लाई की बात कर लेते हैं, प्राइस पे भी चले जाएंगे। सप्लाई की बात करें, जो सप्लाई ऑफ CBDC, भैया पूरे देश में कितना पैसा होगा, कितना पैसा नहीं होगा, कब हमको पैसा इंट्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, कब नए नोट छापने हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी देश में कितना मनी रहेगा इकोनॉमी में, ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, ये किसका प्रेरोगेटिव होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको संभालना? सेंट्रल बैंक की होती है। तो CBDC जो कि करेंसी का डिजिटल फॉर्म है, उसको भी तो रेगुलेट, उसके डिमांड एंड सप्लाई को भी रेगुलेट किया जा सकता है। वेराज जो क्रिप्टो करेंसी है उसके डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पीछे इसके कौन बैठा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इस हमारे कंट्रोल से ये बाहर होती है। सो वी कैन से दैट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी रेगुलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस की, वैल्यूएशन की। आपने क्रिप्टो करेंसी में देखा होगा ओवरनाइट प्राइस ऊपर चला जाता है, ओवरनाइट प्राइस नीचे भी आ जाता है, रातों रात अमीर बन गए और रातों रात हम कई बार हमारी नैया डूब भी जाती है। तो वहां पे जो प्राइस, चाहे कितने सारे अलग अलग तरीके के क्रिप्टो करेंसी, और द मोस्ट फेमस वन इज बिटकॉइन, उसका जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है?
कोई जैसे अगर आप कहोगे मैम शेयर्स का प्राइस भी तो ऐसे ही डिसाइड होता है, नहीं, शेयर्स के प्राइस की कहीं ना कहीं जो पीछे उसकी बैकिंग होती है, इट डिपेंड्स अपॉन किस कंपनी का शेयर है, कितनी गुडविल है, उनकी कितनी वैल्यूएशन है। वेरएस क्रिप्टो करेंसी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पीछे क्या स्टोरी है, ठीक है ना। तो क्रिप्टो करेंसी की टोटल वैल्यूएशन डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप कहोगे मैम ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है? भैया जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक आई थी, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया था ना, तो सैनिटाइजर की जो बॉटल 30 रुपए की थी, ठीक है ना, वो अचानक से बढ़ के उसका प्राइस 100 रुपये पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है ना। अब जो दुकानदार है वो उसी को बेचेगा जो सबसे ज़्यादा उसकी बोली लगाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी के साथ भी क्या है, किस तरीके से इसका प्राइस निकाला जाता है, चाहे कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। वेयर एज इन द केस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रुपी है, उसके केस में प्राइस टोटली सेंट्रल बैंक द्वारा निकाला जाएगा। अब वो आप कहोगे मैम क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से निकाला जाता है कोई भी करेंसी की वैल्यूएशन, तो अपने आप में एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, काफ़ी टेक्निकल है, वो अभी आपको नहीं जानना। अभी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जानना ज़रूरी है कि जो डिजिटल करेंसी जो CBDC है उसकी वैल्यूएशन कौन निकालता है या कौन करता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वेयर एज क्रिप्टो के केस में इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्या, मार्केट फोर्सेस। एंड लास्ट, रेगुलेशन। क्या क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड है? क्या उस पर कोई रेगुलेशन लगा पाए? अरे जब हमें पता ही नहीं है कि वो क्या रूल्स पे चलती है, कौन कहाँ से आई है, कौन से देश को बिलोंग करती है, तो उसको आप रेगुलेट कैसे करोगे? वेयर एज विद रिस्पेक्ट टू CBDC तो ये रेगुलेटेड होती है। तो फटाफट से हमने क्या 4 पॉइंट्स देख लेते हैं। भाई हमें पता होता है कि इशूइंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के केस में कौन है? भाई कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, जो यूजुअली सेंट्रल बैंक ही होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? US फेड रिजर्व, ठीक है। फिर हमने देखा डिमांड एंड सप्लाई, किस तरीके से डिमांड एंड जो सप्लाई है कौन मैनेज करता है। क्रिप्टो के केस में तो मैनेज ही नहीं हो सकती, वेयर एज जो CBDC है उसके केस में मैनेज हो सकती है, क्योंकि भाई सेंट्रल बैंक ही तो पब्लिश कर रहा है ना, इशू कर रहा है, तो वो अगर उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, तो वो रोक देगा उसका सप्लाई इन दी मार्केट। फिर हमने बात करी थी वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन मतलब प्राइस कौन डिसाइड करता है। तो क्रिप्टो के केस मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से क्रिप्टो की जो प्राइसिंग है होती है। जितना ज़्यादा लोग भागेंगे एक क्रिप्टो के पीछे उसका प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि सबको लगेगा पता नहीं कोई बहुत क्या खास चीज़ है, तो लो और प्राइस बढ़ता जाएगा। वेयर एज जो CBDC है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? डिपेंडिंग अपॉन जो RBI का वैल्यूएशन फॉर्मूला होता है। एंड द लास्ट इज रेगुलेशन। क्रिप्टो के केस में कोई रेगुलेशन, कोई बंधन लगा ही नहीं सकते, वेयर एज CBDC इज टोटली रेगुलेटेड। टेक्नोलॉजी सेम यूज कर रहे हैं हम, लेकिन टोटली पोल्स अपार्ट है, ठीक है। अब जो अगर आपने वीडियो याद हो, हमने स्टार्टिंग में देखा था जो हमारे गवर्नर का, उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। किस तरीके से हमारा बिजनेस कंडक्ट होता है या किस तरीके से इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस हुए हैं आज तक, तो कैसे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अगर CBDC लॉन्च हो जाता है। लॉन्च अभी भी हुआ है स्टूडेंट्स, आपको जानना होगा एक फ़र्क, अभी पायलट बेसिस पे अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है। अभी आप जैसे और मुझ जैसे आम आदमी के लिए नहीं खुला। कल को पता चले आप अपने बैंक पहुंच जाओ कि लाइए भैया मुझे तो डिजिटल करेंसी दीजिए, मेरा हक है वो लेना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आप जैसे और मुझ जैसे रिटेल लोगों के लिए, रिटेल कस्टमर जिनको बोलते हैं, उनके लिए नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है अभी। RBI इज जस्ट टेस्टिंग कि अगर हम लाते हैं तो क्या बाधाएं आती है, कहाँ कहाँ पे हमें और फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कि अगर ये फुल फ्लेजेडली लॉन्च हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, it will help in reducing the cost of printing and carrying new currency। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। कैसे पता होगा? अभी आप एस्पिरेंट्स हो, अभी तो बिल्कुल नन्हे से पौधे हो, जो कहीं ना कहीं जस्ट अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं। कुछ बच्चे अभी ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो गए, 3rd ईयर में होंगे, राइट। तो मैम इतना कैसे, हम तो अभी तक तो 12th के पेपरों में ही अटके हुए थे, अब आप कह रहे हो ये भी पता होना चाहिए। नहीं पता आपको, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना। अच्छा,
तो हम क्या बात कर रहे थे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि जो नोट्स बनते हैं, नोट्स चाहे 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 2000 रुपये का हो, उसको पब्लिश, उसको प्रिंट करने की भी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। उसको प्रिंट करने की कॉस्ट होती है, साथ ही साथ उसको कैरी करने की भी कॉस्ट होती है। आपने देखा होगा एटीएम जो मशीन्स होती है उसमें जब एटीएम में पैसे रीफिल करने आते हैं तो कोई इंसान थोड़ी ऐसे बैग लेके आ रहा होता है। आपने देखा होगा एक वैन आती है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, तो इट इज़ एडिंग टू द कॉस्ट होती है। कोई मतलब हम सर्विसेज अवेल करते हैं सिक्योरिटी मैन की, ठीक है ना। तो अगर इस पूरी कॉस्ट को प्लस किया जाए इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट से, किस कॉस्ट को, प्रिंटिंग कॉस्ट को, प्रिंट करने में जो खर्चा आता है एंड साथ साथ कैरी करने, भाई उसकी सिक्योरिटी, उसकी देख रेख के लिए जितना पैसा लगता है कितना है, आप में से किसी को पता है? आप हैरान हो जाओगे सुन के कि तकरीबन हर साल 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। बट अगर हम फिजिकल कैश को रोक दें या कम कर दें, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही और ना मैं ऐसा कोई क्लेम करती हूँ कि फिजिकल कैश ऑल टुगेदर गायब हो जाएगी मार्केट में से। मान लेते हैं कि 50-50 का रेशियो या 60-40 का या 70-30 का, लेकिन जितना ज़्यादा डिजिटल कैश होगा उतना ही ये जो खर्चा है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग का खर्चा बच जाएगा, जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है उसका खर्चा बच जाएगा। तो ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्या? बिल्कुल है। इट विल रिड्यूस दी थेफ्ट, भाई थेफ्ट का, चोरी चकारी का डर, और स्पेशली चलो अर्बन एरियाज़ में तो इतना नहीं होता, रूरल एरियाज़ में काफ़ी डर होता है। या चलो रूरल अर्बन की भी बात क्या करें, हम कहीं भी ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें बार बार ध्यान रखना पड़ता है हमारे पर्स का, हमारे वॉलेट का। तो विद द कमिंग अप ऑफ यूपीआई के आते आते ही लोगों ने क्या कर दिया, बहुत मिनिमल कैश लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर जगह पेटीएम चल जाता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पेटीएम नहीं चलता तो उसके लिए हमें कैश रखना पड़ता है। बट अब मान लीजिए कि डिजिटल करेंसी आई जाएगी तो सबको वो एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, इक्विवेलेंट टू दी फिजिकल करेंसी है, तो जो चोरी चकारी का खर्चा है हमें उससे बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट इज नो इंटरनेट विल बी नीडेड टू यूज इट। इनिशियली क्या था, यूपीआई में भी इंटरनेट चाहिए होता था। इनफैक्ट अभी कुछ आज से 4-5 महीने पहले की तो डेवलपमेंट है कि यूपीआई अब हम इंटरनेट के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। आई डू नॉट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग सबके पास तो क्या आजकल की जनता को, आप पापा को बोल के सबने स्मार्टफोन रखे हुए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास अभी तक वो टच पैड, वो सॉरी कीपैड वाला फ़ोन है, तो उनके लिए यूपीआई ने फटाफट से, आपको ये करंट अफेयर भी मैं बता रही हूँ कि जो यूपीआई है आप स्मार्टफोन की जगह फीचर फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको और ट्रांजेक्शन करना है तो इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है। इट विल रिड्यूस दी काउंटरफीट नोट्स फ्रॉम दी कंट्री। काउंटरफीट नोट्स क्या होते हैं? जाली नोट। बहुत बार ऐसा होता होगा आपके पास जाली नोट आ जाता होगा, स्पेशली ये बड़े नोट्स के केस में ज़्यादा होता है। 500 और 2000 के नोट्स जो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा होता है कि जाली नोट आ जाता है कई बार। अब वो आपके लिए तो नुकसान है, बैंक भी अगर उसको बदल के देगा तो कुछ उसमें से परसेंटेज कट करेगा। तो विद द कमिंग अप ऑफ डिजिटल करेंसी ये वाली प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी को आप कैसे काउंटरफीट करोगे? आपके सामने है ही नहीं, आपको पता ही नहीं उसका क्या फॉर्मेट है, पीछे से रेगुलेटेड है, आरबीआई को पता है हमने कितनी करेंसी हमने प्रिंट करी है, इशू करी है मार्केट में। तो ये जो काउंटरफीट का चक्कर है वो भी खत्म, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मनी। भाई गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल बैंक को पता होगा कि हमने कितनी करेंसी आज तक इशू कर चुके हैं, कितनी करेंसी आज तक हम इशू कर चुके हैं, कितनी करनी चाहिए, कितनी करेंसी किसके पास है। एंड लास्ट इज इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंसी। डॉलर डिपेंडेंसी मतलब आज की तारीख में कुछ बच्चे मुझे इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी पूछते रहते हैं कि मैम ऐसा क्यों है कि डॉलर जो है सबसे वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, क्यों हमको अपना जो इंडियन करेंसी का कंपैरिजन है डॉलर के उसमें करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज़ डॉलराइजेशन। इस टर्म को मैं बोल देती हूँ, इसको बताती हूँ क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी एक डेवलपमेंट है कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो युआन
जो चाइना की करेंसी है उसकी टेस्टिंग कर दी है, ठीक है ना। और एक बार उसकी करेंसी ने, जो उसकी डिजिटल युआन ने मोमेंटम पकड़ लिया तो वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने लग जाएगी अराउंड दी वर्ल्ड। तब क्या हो जाएगा, अभी जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं डॉलर पे डिपेंडेंट थे, उसके बाद हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए डिजिटल युआन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें भी, हमारी कंट्री को भी, क्योंकि एट पार रहना है, सबके बराबर रहना है, तो हमको फटाफट से ये लॉन्च करना ही होगा इफ वी वांट टू रिड्यूस दी डिपेंडेंसी ऑन दी फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर हो या वो युआन हो, ठीक है। चलो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे अभी ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमको क्लैरिटी चाहिए या दैट नीड्स कंसिडरेशन। सबसे पहले तो व्हाट अबाउट दी मनी सप्लाई, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक जस्ट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए बहुत कम आपको एक फिगर लिखवा रही हूँ। मान लीजिए कि अभी टोटल इकोनॉमी में, हमारी पूरी कंट्री में 1000 रुपये फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। और अभी आप कह रहे हो मैम जो सेंट्रल बैंक है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगी, तो मान लीजिए इधर से इन्होंने, ये तो फिजिकल फॉर्मेट में थे, यहाँ पे अब डिजिटल फॉर्मेट में भी करेंसी आ गई, ठीक है। पहले ही आप वर्ड सुन रहे होगे कि इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो अब ये तो और बढ़ गई भाई, और ज़्यादा मनी अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई का क्या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी डिजिटल करेंसी आने से, क्या हमारे सबकी जेब में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे? तो स्टूडेंट्स आपको समझना रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आरबीआई आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, आप ऐसा नहीं है आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, बट उनकी सोच बहुत फार साइटेड है, बहुत दूर तक का सोचते हैं। जितना मनी वो डिजिटल फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करेंगे उतना मनी वो विड्रॉ कर लेंगे फिजिकल फॉर्मेट में। मान लीजिए कि वो 500 रुपये के फिजिकल नोट मार्केट में रखेगी और बाकी के 500 डिजिटल फॉर्मेट में रखेगी। ऐसा नहीं है कि 1000 इंट्रोड्यूस कर दिए फिजिकल फॉर्मेट में जो ऑलरेडी, और 1000 अब नहीं कर दिए, उससे तो क्या होएगा, मुद्रास्फीति, जो कि इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है। तो व्हाट अबाउट मनी सप्लाई, ये हमने एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट इज, क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो हम डिजिटल करेंसी अपने अकाउंट में रखेंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी आरबीआई इज येट टू डिसाइड, आरबीआई ने डिसाइड नहीं किया है, या डिसाइड कर लिया है तो अभी कम्युनिकेट नहीं किया है। व्हाट विल हैपन टू पेपर करेंसी, क्या पेपर करेंसी बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्या हम टोटली डिजिटल करेंसी पे डिपेंड करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इट विल बी ब्लेंड ऑफ बोथ, मिक्स ऑफ बोथ। नेक्स्ट इज, विल देयर बी डिफरेंट अकाउंट, इस पे भी अभी क्लैरिटी आनी है। आरबीआई का एक कंसेप्ट नोट पब्लिश किया था आरबीआई ने, ठीक है ना, एक पेपर, एक रिसर्च पेपर, जिसमें आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी दी थी, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो मैं उसको शेयर कर सकती हूँ आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो आप उसको आराम से पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो वहाँ पे बात करिए कि क्या डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है उसी में ही डिजिटल मनी भी होगा, या डिजिटल मनी के लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज, विल इट बी वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया? क्यों? क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा लोगों को काले धन की बहुत आदत है, बट अगर सीबीडीसी आ जाती है तो वहाँ तो सेंट्रल बैंक को पता होगा कि भैया इतनी इशू करी थी, इतनी पैसा इसके पास पड़ा है, इतना पैसा एक्स के पास है, इतना पैसा वाई के पास है, इतना पैसा जेड के पास है। क्या आपको लगता है इंडिया की जो जनता है, स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पे यूजुअली विश्वास फिजिकल करेंसी पे किया जाता है, वो इसको वाइडली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? तो इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट बहुत ही करंट न्यूज़ है, इस पर और डेवलपमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। हो सकता है 2 महीने बाद इसी टॉपिक को फिर हम डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि इन चीज़ों पे भी क्लैरिटी या डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्यों है? सबसे पहले तो भाई वो ही इशू करते हैं, इशूइंग अथॉरिटी ही वही है। रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? भाई मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मनी को रेगुलेट करने की। रेगुलेट मतलब कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा, कितना मनी इंजेक्ट करना है इकोनॉमी में, कितना मनी सकआउट करना है, मतलब निकाल लेना है इकोनॉमी में से, वो सेंट्रल बैंक का रोल होता है। तो आरबीआई का रोल भी
अभी भी सेम ही रहेगा डिजिटल करेंसी के फॉर्म में भी कि भाई कितनी डिजिटल करेंसी इशू करनी है और कितनी फिजिकल करेंसी विड्रॉ करनी है, बिकॉज उसका प्रेरोगेटिव है टू रेगुलेट दी मनी सप्लाई. लास्ट इज अब becomes very important for us to understand application of whatever we have discussed. अभी तक जो पढ़ा है, कहाँ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे से क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं. फर्स्ट इज currently CBDC is not open for public. अभी जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पब्लिक के लिए, पब्लिक मतलब आप जैसे और मुझ जैसे आम लोगों के लिए, जिसको रिटेल सेक्शन बोला जाता है, ओपन नहीं है. किसके लिए ओपन है? होलसेल सेगमेंट के लिए. होलसेल सेगमेंट मतलब अभी जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. और ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने, RBI ने? क्योंकि वो एक बार टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि भाई शुरू में ही हमें हमारी गलतियां पता चल जाएं. यही तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जितना मर्जी पढ़ लो, 10 बार 12 बार रिवीजन, आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है जब तक आप प्रैक्टिस पेपर नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, सो दैट वो गलतियाँ आप एग्जाम्स में ना दोहराओ. बस वही सिंपल फंडा RBI भी फॉलो कर रही है. इट इज़ जस्ट लॉन्च इन दी होलसेल सेगमेंट. ठीक है ना. करंटली कौन से वो 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ RBI डील कर रही है डिजिटल करेंसी में? ये आपके लिए होमवर्क है. ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विच आर दोज 9 बैंक्स जिनको अलाउ किया गया है डिजिटल करेंसी में ट्रांजेक्शन करना. डिजिटल फॉर्मेट में फिजिकल करेंसी में ट्रांजेक्शन करना नहीं, डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी. और वो सारे के सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें से कुछ बैंक्स पब्लिक सेक्टर हैं या कुछ बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं. ये भी आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना होगा. तो अभी तक आपको 2 चीज़ें बतानी है कमेंट सेक्शन में. पहली चीज़ क्या थी? वो 9 बैंक कौन से हैं. मैंने आपको ये तो बता दिया भैया, 9 यहाँ पे लिखा भी था. ठीक है ना. अब वो 9 बैंक कौन से हैं, उसमें से सारे पब्लिक हैं या सारे प्राइवेट हैं या कुछ पब्लिक हैं या कुछ प्राइवेट हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और होमवर्क, तीसरा होमवर्क आपके लिए है. इसको भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि क्या इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रही है. इफ नो, देन वो ऐसी कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट थी अपनी CBDC लाने में? टेल मी विच वॉज द फर्स्ट कंट्री. कहाँ पे लिख के बताना है आपको कमेंट सेक्शन नीचे कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ आई थी. सो विद दिस हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं. हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप कहोगे मैम अभी भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें छूट रही हैं, पहले बेसिक तो कर लो, तभी अच्छे बेसिक तो समझ लो. इसके बाद डेफिनेटली जब इस पर डेवलपमेंट्स आ जाएंगे हम एक और वीडियो या इस पर फिर से हम एक बार डिस्कशन करेंगे. लेकिन सबसे पहले अब आपको पता चल चुका है ई-रूपी क्या है, किस तरीके से डिफरेंट है UPI से. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? फटाफट रिवाइज करो अपने दिमाग में. किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है, किस तरीके से इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट. हमने एक वीडियो भी देखा था हमारे RBI गवर्नर का. क्या चीज़ें हमें अभी भी कंसिडर करने की ज़रूरत है, RBI का रोल क्या है, और एग्ज़ाम्स के लिए हमें कौन से पहलुओं पे ध्यान देना है. सो बने रहिएगा. इसी तरीके से मिलेंगे YouTube पे लगातार रेगुलरली. और मुझे ये भी बता सकते हैं आप कि ऐसे कौन से और ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप मुझसे समझना चाहेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.